जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से ओनली स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कल दोस्तों नेटवर्क इशू की वजह से दोस्तों आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पाया था, तो दोस्तों इसके लिए सॉरी चाहता हूं मैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में साइंस के टॉप 25% होंगे जो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें से और ये ग्रुप डी के एग्जाम के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 है, परमाणु भट्टी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए मैकमिलन, ऑप्शन बी है एनरिको फर्मी, ऑप्शन सी है वाटसन, ऑप्शन डी है वाटरमैन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों परमाणु भट्टी का आविष्कार यह एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था। और दोस्तों मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार यह मैकमिलन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, मनुष्य के हृदय की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कार्डियोग्राफ, ऑप्शन बी एनेमोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी फेदोमीटर। तो दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों मनुष्य के हृदय की गति मापने के लिए कार्डियोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों एनेमोमीटर यंत्र का प्रयोग यानी वायु की गति मापने के लिए एनेमोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और फेदोमीटर यानी समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, मनुष्य के किस अंग के खराब होने पर डायलिसिस मशीन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है यकृत, आंत, वृक्क या एनओटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों मनुष्य के यानी वृक्क यानी किडनी खराब होने पर डायलिसिस मशीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, डायनेमो किस ऊर्जा का रूपांतरण करता है? ऑप्शन ए है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों डायनेमो यह यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, कपड़ों की रंगाई और छपाई में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों कपड़ों की रंगाई और छपाई में यह ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग यानी जो सोनार होते हैं, जो दोस्तों सोने या चांदी के आभूषणों को साफ करने के लिए वो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह मनुष्य के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, कैप्सूल का कवर किसका बना होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या विटामिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों कैप्सूल का कवर यह स्टार्च का बना होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों का वीर्य द्रव किस में रखा जाता है? ऑप्शन ए है द्रवित हाइड्रोजन में, ऑप्शन बी है द्रवित नाइट्रोजन में, ऑप्शन सी है द्रवित क्लोरीन में, ऑप्शन डी है द्रवित अमोनिया में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों का वीर्य द्रव या द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, शनिवार निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है सोडियम, एल्यूमिनियम, मरकरी या लोहा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों शनिवार यह मरकरी का अयस्क है। दोस्तों पारा यह एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? ऑप्शन है केंद्रक को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को या गोल्जी काय को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों
कोशिका का मस्तिष्क या केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली या लाइसोसोम को कहा जाता है। और दोस्तों गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या गोल्जी काय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, पपीता का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? ऑप्शन ए पुष्पासन, ऑप्शन बी है भ्रूणकोश, ऑप्शन सी है संपूर्ण फल, ऑप्शन डी है मध्य फलवृत्ति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों पपीता का मध्य फलवृत्ति यह खाने योग्य भाग होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए यकृत, त्वचा, थायराइड ग्रंथि या अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यह त्वचा है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो दोस्तों इसका आंसर यकृत होगा। यानी यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यह त्वचा है। दोस्तों थायराइड ग्रंथि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यह थायराइड ग्रंथि है। दोस्तों अग्नाशय यह एक मिश्रित ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, पाई मेसन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए एंडरसन, ऑप्शन बी एच युकावा, ऑप्शन सी है पाउली, ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों पाई मेसन की खोज यह एच युकावा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, हेपेटाइटिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी श्वास नली, ऑप्शन सी है दांत व मसूड़े, ऑप्शन डी है आंत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों हेपेटाइटिस रोग से यह यकृत प्रभावित होता है और दोस्तों हेपेटाइटिस रोग यह विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, कोशिका का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कॉस्मोलॉजी, पोमोलॉजी, माइकोलॉजी या साइटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों कोशिका का अध्ययन करने वाली विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। दोस्तों कॉस्मोलॉजी में यानी ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान को कॉस्मोलॉजी कहते हैं और दोस्तों पोमोलॉजी यानी फलों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम पोमोलॉजी कहते हैं और दोस्तों माइकोलॉजी में यानी कवक का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम माइकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, किस तत्व की उपस्थिति के कारण धमनियों में रक्त नहीं जमता है? ऑप्शन ए है फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्राम्बिन, हेपेरिन या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों यानी हेपेरिन तत्व की उपस्थिति के कारण दोस्तों यह धमनियों में रक्त को जमने नहीं देता है। दोस्तों फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्राम्बिन दोनों प्रोटीन हैं जो दोस्तों यह रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? ऑप्शन ए समुद्र स्तर पर, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर या पृथ्वी के केंद्र पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों यानी पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान यह शून्य होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, एक पिंड का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है और वह 0.25 मीटर पर सेकंड की गति से प्रक्षेपित किया जाता है, तो इसका संवेग क्या होगा? ऑप्शन ए है 2000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है 125 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 12.5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी है 1250 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। साथियों आपको पता ही होगा यानी संवेग का फॉर्मूला होता है P=mv होता है, यानी संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग होता है। तो दोस्तों इसमें हमें संवेग निकालना है और इसमें दिया हुआ है द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 50 किलोग्राम और दोस्तों संवेग दिया हुआ है इसमें 0.25 यानी 25 को ऊपर लिखेंगे, 2 जीरो हटा के नीचे लिख देंगे
तो दोस्तों 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 25 पंजे कितने होते हैं 125, और नीचे 10 से भाग देंगे तो 12.5। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, पारा युक्त जल का सेवन करने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए विल्सन रोग, ऑप्शन बी है मिनी माता रोग, एनीमिया रोग या इटाई रोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों यानी पारायुक्त जल का सेवन करने से यह मिनीमाता नामक रोग होता है। और दोस्तों विल्सन रोग यह तांबे की अधिकता से विल्सन नामक रोग होता है। और एनीमिया रोग दोस्तों यह लोहे की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। और दोस्तों इटाई रोग यह कैडमियम की कमी से इटाई नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है नंबर 19 है, नर और मादा में कितने जोड़ी गुणसूत्र समान पाए जाते हैं? ऑप्शन है 20 जोड़ी, 23 जोड़ी, 22 जोड़ी या 24 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों नर और मादा में यह 23 जोड़ी गुणसूत्र समान पाए जाते हैं, जबकि दोस्तों मनुष्य में कुल यह 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। जबकि जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी होते हैं, अगर कुल गुणसूत्र पूछे हैं तो दोस्तों यह 46 होते हैं, जिसमें दोस्तों नर और मादा में 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं, जबकि 23वां गुणसूत्र महिला में XX होता है, और जबकि पुरुषों में 23वां गुणसूत्र यह X और Y होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी है बीनर, ऑप्शन सी है विलियम हर्वे, ऑप्शन डी है रॉबर्ट कोच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों रक्त समूह की खोज यह कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और दोस्तों यानी विलियम हर्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज यह विलियम हर्वे के द्वारा की गई थी। और दोस्तों रॉबर्ट कोच ने यानी टीबी में बैक्टीरिया की खोज यह रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, सामान्यतः कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए पारा, सोडियम, ब्रोमीन या लिथियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो दोस्तों कमरे के ताप पर या द्रव अवस्था में पाई जाती है। जबकि दोस्तों धातु की बात करें तो यह पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो दोस्तों यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सोडियम धातु दोस्तों एकमात्र ऐसी धातु है, इतनी सॉफ्ट होती है जिसे दोस्तों हम चाकू से भी काटा जा सकता है। और लिथियम धातु दोस्तों यह सबसे हल्की धातु यह लिथियम धातु होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऑप्शन ए शक्ति, बल, ऊर्जा या संवेग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों किलोवाट घंटा यह ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, पित्तरस का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन ए पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय या एनओटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों पित्तरस का निर्माण यह यकृत के द्वारा किया जाता है। जबकि दोस्तों यकृत कहाँ स्टोर होता है? दोस्तों पित्ताशय में जाकर यकृत स्टोर होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी है कुल आंतरिक अवशोषण, ऑप्शन सी है कुल आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी है ध्रुवण का घूर्ण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर यह कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है कोर्टिसोल, ऑप्शन बी है मेलाटोनिन, ऑप्शन सी है थायरोक्सिन, ऑप्शन डी है इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों इंसुलिन हार्मोन है जो दोस्तों रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों
आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। और साथियों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में।